गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 लिवरेज स्टार्ट किया था। लिवरेज में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले उसका मीनिंग था फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज लिवरेज मींस यूजिंग अ फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज अ प्रॉफिट। कि फिक्स कॉस्ट का यूज करके आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कैसे कर सकते हो। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था और हमने हमारी बुक में क्या पढ़ा था कि लीवरेज रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस और पावर को। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम 10% इंक्रीज करते हैं हमारा सेल, तो हमारा जो ईबीआईडी का पोर्शन है वो 13.75% से इंक्रीज होता है, जो हमें बताता है कि लीवरेज का इन्फ्लुएंस या फिर पावर कितना है। ओके, रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस और पावर। बाद में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस ऑफ अ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अ सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। तो ये दूसरी चीज, ये इन्फ्लुएंस कैसे हमें देखने को मिलता है कि एक वेरिएबल में हम कुछ चेंज करते हैं तो जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसमें भी चेंज आता है। जैसे कि हमने देखा था, हमने सेल 10% से इंक्रीज किया था, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज हो गया था, कंट्रीब्यूशन भी हमारा 10% से इंक्रीज हो गया था और अल्टीमेटली हमारा ईबीआईटी 13.75% से इंक्रीज हुआ था। फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो क्या था पढ़ा हमने, इन्फ्लुएंस ऑफ अ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। ये फाइनेंशियल वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, तो कॉस्ट, आउटपुट, सेल रेवेन्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अर्निंग पर शेयर, ईटीसी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था कि सेल से लेके ईबीआईटी तक ये हमारा ऑपरेटिंग रिस्क यहाँ पे होता है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जहां से हमारा ऑपरेटिंग रिस्क निकलता है, जिसे हम एफएम में बिजनेस रिस्क बोलते हैं। और ईबीआईटी से लेके अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के पोर्शन हमारा पी एंड एल का पार्ट होता है, जहां पे हमारा फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क हमें मिलता है। डन। बाद में उसके रिगार्डिंग हमने एक एग्जाम्पल देखा था। बाद में हमने समझा था कॉस्ट दो टाइप की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जब कोई भी एक्टिविटी नहीं है फर्म के अंदर, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, कोई भी सेल हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होगा ना वो जीरो होगा। और रिकवरी डिपेंड ऑन एक्टिविटी, अगर हमारी एक्टिविटी होगी तो रिकवरी होगी, तो हमारी रिकवरी हो जाएगी। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो रिकवरी नहीं होगी। मतलब एक्टिविटी होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगा, रिकवरी होगी। एक्टिविटी नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगा, तो रिकवरी का कोई क्वेश्चन भी हमारा नहीं आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट। तो जो हमारा लिवरेज है वो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वो कैसे डिपेंड करता है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं है कंपनी के अंदर, कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो अभी हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो भी हमारा फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगा, तो भी हमें फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा, लाइक रेंट, लोन ऑन इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं रिकवरी की। अगर सेल हमारा जीरो है बट मुझे रेंट पे करना है, जो फिक्स हुआ है 1.5 लाख पर मंथ, तो क्या लगता है अगर आपका सेल जीरो है तो जो ओनर होगा प्रॉपर्टी का वो क्या बोलेगा, रेंट नहीं चाहिए आपका, जब सेल होगा तब मैं आके उस महीने में आके लूंगा रेंट, ऐसा तो नहीं होगा। तो इफ एक्टिविटी इज जीरो देन रिकवरी ऑफ फिनिश कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल हो जाती, पर आपको फिक्स कॉस्ट का पेमेंट तो करना ही रहेगा। अब फिक्स कॉस्ट को फर्दर दो पार्ट में हमने बांटा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है उसे हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में रखते हैं, और जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट इनकर होती है उसको हम फाइनेंशियल फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएट किसके साथ है, बिजनेस या तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। ओके, हाँ, हमारा फाइनेंस के साथ रिलेटेड रहेगा। देन हमने उसके एग्जांपल देखे थे, रेंट, सैलरी और फिनेंस के इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रेफरेंस डिविडेंड। अराइज कब होता है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो बिजनेस में अराइज होता है, जिसे बिजनेस रिस्क बोला जाता है। फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमारा फाइनेंस रिस्क होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कंबाइंड रिस्क बोलते हैं। यहाँ है ना, रिस्क अराइज नहीं आएगा, अराइज एट बिजनेस लेवल और फिनेंशियल लेवल, और इसको टाइप ऑफ रिस्क है, ये है टाइप ऑफ रिस्क। और ये अराइज होगा
बिजनेस पब्लिक ऑपरेशन लेवल पर, और ये होगा फाइनेंस फाइनेंस लेवल पर। ओके, एक बार है ना हमारे ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, तो ये आपको है ना गूगल ड्राइव की लिंक जो होगी ना उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में हमने ऑपरेटिंग लिवरेज देखा था, तो वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। जैसे कि हमने देखा था ऑपरेटिंग रिस्क हमारा सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का होता है, तो अगर मैं ईबीआईटी में कोई भी चेंज करूंगा, चेंज करना होगा, तो मुझे सेल्स में भी उतना चेंज करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज ऑलवेज सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप हमें बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। इंडिकेट करता है बिजनेस रिस्क एसोसिएट विद ऑर्गेनाइजेशन, हायर द ओएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क, ये भी हमने समझा था। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहता है, आप यहां पढ़ोगे ना, तो ऑपरेटिंग लिवरेज यहां पे बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स अपने क्वांटिटी नहीं लेते, सेल्स मतलब अगर मुझे चेंज करना है ईबीआईटी में, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा सेल्स के अंदर। तो चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, जो हमने यहां लिखा था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, उसके बाद हमने उसको साबित भी किया था। उसके बाद हमने एक नया फॉर्मूला इजाद किया था, वो नया फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। इसके बीच का ये पूरा का पूरा कैसे ये डिराइव होता है उसके बारे में हमने बात की थी। ओके, एग्जाम के रिलेटेड ये किसी काम का नहीं है, अगर नहीं करोगे तो चलेगा, आपको मेन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, दूसरा हमने देखा था ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू सीएल डिवाइड बाय एफएल, कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, चौथा हमने देखा था 1/बाय एमओएस सेल्स प्रोपोर्शन, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट हमने यहाँ पे देखा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर ये और ये वाला पार्ट था जिससे हमें वो मिला था। ओके, तो मोटा मोटी ओएल के अंदर टोटल हमारे पास 4 लिवरेज थे। पहला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये कब यूज होगा, जब 2 कैपिटल स्ट्रक्चर दिए होंगे या तो फिर 2 इयर्स का डेटा दिया होगा। डन, याद रखना, ये परसेंटेज चेंज कब यूज होगा, जब 2 इयर्स का डेटा दिया होगा। डन, 2 इयर्स का डेटा दिया होगा। ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी ये कब होगा, जब सिंगल ईयर का डेटा दिया होगा। ये यूनिवर्सल है, ये आपको ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये कौन सा है, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू एफएल इंटू ओएल, ये इसी का ही रूप है, मतलब कि इसमें अपने को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाद में ये वाला लिवरेज कब होगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर ही बोलेंगे। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक बोला जाएगा कि जो आपको ओएल है ना, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, तभी हमें यूज करना है, तब तक हमें यूज नहीं करना है। इसके दो केस हो गए, एक तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, या तो फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट एमओएस दे दिया होगा, या तो फिर है ना क्वेश्चन में ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है ना उससे नहीं ढूंढना होगा, तभी ये पोर्शन हमारा आएगा। उसके अलावा हमने ओएल में लास्ट में उसके अलावा ओएल में हमने लास्ट में समझा था ओएल कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1, हायर फिक्स कॉस्ट हायर रिस्क, जीरो फिक्स कॉस्ट जीरो रिस्क, इतना हमने समझा था। बाद में हमने मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशन कुछ कीने थे। अब हम एफएल स्टार्ट करेंगे, फिनेंशियल लिवरेज। तो लास्ट वाला था वो रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या था, सेल्स अपने अपना ओएल का जो पोर्शन था वो हमें रिलेशनशिप बताता है ईबीआई सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का। वैसे ही जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, वो हमें रिलेशनशिप बताता है ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक का, क्योंकि हमें ईपीएस तक जाना होता है। ओके, तो जैसे ही हमने लास्ट में किया था, वैसे ही रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन ईपीएस टू ईबीआईटी या ईबीआईटी टू ईपीएस, जैसे भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। अब हम बुक के अंदर देखते हैं, तो बुक के अंदर लिखा है यूज ऑफ फंड विद द फिनेंशियल कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। मतलब कि हमें फंड को इस तरीके से यूज करना है, यूज ऑफ फंड टू इंक्रीज टू इंक्रीज यूज ऑफ फंड विद अ फिक्स कॉस्ट in order to increase in order to increase ईपीएस। ओके, ओएल के अंदर हमारा मकसद था, हमें ओएल के अंदर हमारा मकसद क्या था? ओएल के अंदर हमारा मकसद था हमें ईबीआईटी इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें ईपीएस में चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही इस केस में अगर हम देखेंगे, अगर मुझे एफएल चाहिए तो मुझे इंक्रीज मतलब कि मुझे चेंज किसके अंदर करना है? मुझे चेंज करना है ईपीएस के अंदर। ओके, तो उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा ईबीआईटी के अंदर। ओके, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सीधी बात है, क्या बोला मैंने? मुझे ईपीएस चेंज करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ईपीएस चेंज करना है, उसके लिए मुझे ईबीआईटी चेंज करना पड़ेगा। ओके, अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा ईबीआईटी से ईपीएस तक का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप होता है, और ये हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। ओके, कुछ चीजें जो मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा लास्ट में एज ए नोट। ओके, अब जैसे हमने देखा था, देखो मैं है ना, मैंने ओएल पूरा आपको ढंग से समझा दिया है, डेरिवेशन कैसे लेके आए हैं हम हर चीज का। अब मैं एफएल के अंदर आपको डेरिवेशन पूरा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि है ना उसमें है ना 15 से 20 मिनट और चली जाएगी हमारी। तो अब मैं है ना डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ना, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज की बात करेंगे। ओके, अगर ऐसा होगा ना, तो डेरिवेशन का पोर्शन जो होगा ना, वो हम डायरेक्ट है ना बुक से देख लेंगे। तो हमने इनकम स्टेटमेंट हमारा कहाँ गया? ये रहा हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हमें ओएल निकालना था, तो हम ओएल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे? जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, क्या करते थे हम? जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर का पार्ट डिवाइड बाय नीचे का पार्ट, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ये कर देते हैं हम, राइट? वैसा ही हमें फिनेंशियल रिस्क में करना होगा। तो अब सीन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास है ना टोटल दो फिनांस कॉस्ट है। एक तो फिनेंशियल रिस्क यहाँ पे आता है, और दूसरा यहाँ पे आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर हमारा पीडी है एक और। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि जो टैक्स का पोर्शन है ना हमारा, वो एक वेरिएबल है, वो बीच में है। ये हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन बिफोर टैक्स है। ओके, ये हमारा ईबीटी भी बिफोर टैक्स है, और ये हमारा ईबीआईटी भी बिफोर टैक्स है। अब सीन क्या हो रहा है, ये टैक्स का वेरिएबल बीच में आ गया, जिसकी वजह से हमारा ईएटी आफ्टर टैक्स हो जा रहा है, और हमारा पीडी भी आफ्टर टैक्स हो जा रहा है। तो अगर एक हमारा फॉर्मूला एफएल से क्या हो सकता था? एफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, बट इसके अंदर हमारा पीडी का जो पोर्शन है ना, वो मिसिंग है। और मैं यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लिख दूंगा ना, तो ये आफ्टर टैक्स हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? तो उसके लिए है ना लोगों ने क्या किया कि ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी तो रहने दिया, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी तो रहने दिया, लेकिन हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस है, ईबीटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा माइनस होगा, तो हम ईबीटी में से भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर डालेंगे, और उसे हम बना देंगे आफ्टर टैक्स 1 - t। ओके, अब समझना है तो कैसे समझेंगे? यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, हमारा सेकंड फॉर्मूला ये रहा, फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी, मतलब कि
इंटरेस्ट के ऊपर वाला पोर्शन डिवाइड बाय इंटरेस्ट के नीचे वाला पोर्शन। अब इंटरेस्ट के नीचे वाला पोर्शन में दो चीजें, एक वेरिएबल जो हम ईबीटी डिवाइड करेंगे, और दूसरा एक हमारा फिक्स कॉस्ट का फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट का एक पोर्शन रह जाता है पीडी, जो है हमारा आफ्टर टैक्स। तो हम यहाँ पे उसको माइनस करके कर डालेंगे बिफोर टैक्स। डन। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब आप एक बार है ना यहाँ पे ये देखेंगे, तो यहाँ पे इन लोगों ने करके दिखाया है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जो हमने पहला फॉर्मूला हमने ड्रॉ किया था ईपीएस डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो मैंने पहले भी बोला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस करेंगे तो क्या कैसे मिलेगा, वो जो भी मेरा चेंज इन ईपीएस हुआ है डिवाइड बाय ईपीएस, और वाइस वर्सा मुझे अगर ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज हुआ है वो देखना है, तो मुझे चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी करूंगा तो मुझे मिलेगा। लेट्स सी एग्जांपल, ईबीआईटी पहले 1 लाख था और न्यू ईबीआईटी मेरा 10 लाख है, तो मेरा यहाँ अरे 1,10,000 है। 1,10,000 1, 2, 3 1,10,000 है, तो यहाँ पे मेरा चेंज कितना हुआ, तो चेंज हुआ इन अमाउंट में 10,000 रुपये। ओके, अब इसको मुझे परसेंटेज में चेक करना है, तो परसेंटेज में हम कैसे करेंगे, चेंज डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। तो चेंज हमारा कितना हुआ 10,000 का, ओल्ड वैल्यू हमारा है 1,00,000, तो कितना हो गया हमारा 10%। डन। तो उसी हिसाब से यही लॉजिक से यहाँ पे ये तीनों चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब चेंज ईपीएस मींस चेंज इन ईपीएस एंड चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी। ओके डन। अब ईपीएस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी माइनस आई 1 - टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ओके, टी को हम टैक्स रेट बोलेंगे, डी को हम डिविडेंड बोलेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखोगे तो ऊपर है चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। तो चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस मेरे को लिखना हो तो हम लिखेंगे ईबीआईटी 1 - टी। डन। एक चीज मैं बताता हूं, मुझे चेंज इन ईपीएस लिखना है तो मेरा ईबीआईटी चेंज हुआ होगा, मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, दिस रिमेन सेम। तो इंटरेस्ट मेरा 0 रुपीज चेंज हुआ होगा। टैक्स हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, जो हमारा डी होगा वो चेंज हुआ होगा, नहीं चेंज हुआ होगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा ईबीआईटी 1 - टी। डन। मैं यहाँ चेंज इन ईपीएस की बात कर रहा हूँ, और चेंज इन ईपीएस की बात मैं कर रहा हूँ, तब क्या होगा, रिमेन टैक्स अरे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का पोर्शन रिमेन अनचेंज रहेगा, भले ही कितना बढ़े या घटे, वो तो मुझे फिक्स ही पे करना है। तो उस दोनों में चेंज हुआ होगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ईबीआईटी 1 - टी, और डिवाइड बाय जो ईबीआईटी का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, डिवाइड बाय जो हमारा ईपीएस है उसका ये आ गया हमारा पूरा फॉर्मूला, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 - टी माइनस डीपी। डन। ऐसा करते मैं है ना इसको डिटेल में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, भले ही 5-10 मिनट हमारे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये कैसे हम डिराइव किया ना, एक तो मैंने एक गोखने वाला तरीका आपको बता दिया, तो ऐसे अपने गोख सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन कैसे आया वो है ना यहाँ नेक्स्ट पेज पे अपने समझते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था कि मुझे ईपीएस चेंज करना है तो मुझे ईबीआईटी के अंदर कुछ तो भी चेंज करना होगा। गलत हो गया, उल्टा लिख दिया है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अगर मुझे ईपीएस में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए मुझे ईबीआईटी भी चेंज करना पड़ेगा। डन। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। डन। और वैसे ही हमने ईबीआईटी को लिख सकते हैं, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी। राइट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इज इक्वल टू, अगर इसको हम मल्टीप्लीकेशन में लेके जाना होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ईबीआईटी ऊपर चला जाएगा और चेंज इन ईबीआईटी नीचे आ जाएगा। राइट। डन। अब
जो चेंज इन ईपीएस का पोर्शन है, तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं ईपीएस। हमारा ईपीएस हम फाइंड कैसे करते हैं? तो ईपीएस फाइंड करने के लिए हम करते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 - टी इंटू पीडी डिवाइड बाय एन। ओके, अगर मुझे चेंज इन ईपीएस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे चेंज ढूंढना है, तो मेरा चेंज है ना सिर्फ वेरिएबल पोर्शन में होगा, जो हमारा फिक्स पोर्शन है ना वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला चेंज मेरा होगा ईबीआईटी के अंदर, चेंज इन ईबीआईटी। मेरा इंटरेस्ट रिमेन सेम रहेगा, तो उसमें चेंज आएगा नहीं। तो 1 - टी, और पीडी में भी एज इट इज डिवाइड बाय एन। राइट राइट। ओके, अब इन दोनों को हम यहाँ रख देते। चेंज इन ईपीएस की जगह हम रख देंगे चेंज इन ईबीआईटी 1 - टी डिवाइड बाय एन, और ईपीएस के अंदर हम रख देंगे चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस के अंदर हम रखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 - टैक्स, ओके, डिवाइड बाय एन इंटू ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन ईबीआईटी। ओके, अब चेंज इन ईबीआईटी तो रिमूव हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ईबीआईटी 1 - टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओके, यहाँ पे एक चीज रह गई, माई इंटू पीडी इंटू पीडी डिवाइड बाय एन। तो एन और एन रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा ईबीआईटी 1 - टी, और नीचे रह जाएगा ईबीआईटी माइनस आई। अब ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट रिमूव कर डालेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसके हम ईबीटी बोलेंगे। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट रिमूव हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ईबीटी इंटू 1 - टी इंटू पीडी। डन। अब ये जो पीडी का पोर्शन है, वो हमारा अभी भी आफ्टर टैक्स चल रहा है, याद रखना, ये आफ्टर टैक्स है, ये पूरा पोर्शन बिफोर टैक्स है, और ये भी बिफोर टैक्स है। डन। अब ये 1 - टी में से 1 - टी रिमूव हो जाएंगे। अब आप देखोगे ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, आफ्टर टैक्स को मुझे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस चलेगा, ये भी माइनस चलेगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस पीडी 1 - टी। ओके, अगर नहीं समझ में आया, कोई भी जरूरत नहीं है समझने की, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। और हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा फिनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू, जो हमारा कंबाइंड लिवरेज वाला फॉर्मूला था, फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू सीएल डिवाइड बाय ओएल, कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके ओके, अब इसके साथ हमारे फिनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसी के साथ कंबाइंड लिवरेज का कॉन्सेप्ट है हमारा 4। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंबाइंड लिवरेज का। तो कंबाइंड लिवरेज के बारे में बात करते हैं, तो वो रिलेशनशिप रखता है, ये कंबाइन है, तो ये रिलेशनशिप हमारा रखेगा सेल्स से लेके ईपीएस तक का। कंबाइंड लिवरेज का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा। हमारा सेकंड फॉर्मूला कंबाइंड लिवरेज का होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का हम फॉर्मूला लिखते थे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और फिनेंशियल लिवरेज का हम फॉर्मूला लिखते थे ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी डिवाइड बाय 1 - टी। ओके, ईबीआईटी रिमूव, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, अरे ईबीटी माइनस पीडी 1 - टी। ओके, कंबाइंड लिवरेज का थर्ड फॉर्मूला बनेगा ओएल इंटू एफ एल, और ओएल के लिए हम क्या लिखते थे? चेंज इन परसेंटेज ऑफ चेंज इन परसेंटेज ऑफ चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेल्स।
EBIT, change in percentage of EBIT divided by change in percentage of sales into change in percentage of EPS divided by change in percentage of EBIT। डन। ये हमारा OL और FL का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला था। ये और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो कंबाइंड लिवरेज हो जाएगा हमारा चेंज इन परसेंटेज ऑफ EPS डिवाइड बाय चेंज इन परसेंटेज ऑफ EBIT सेल्स। ओके, तो ये हमारे तीनों जो थे तीनों के तीनों टाइप के लिवरेजेस खत्म हो गए। मैंने थोड़ा फिनेंशियल लिवरेज के कोई एग्जांपल यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किए, क्योंकि मेरी इच्छा है आज हम ये हमारा क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करके खत्म, क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर दे। अगले 2 से 3-4 लेक्चर जितने भी हो गए हम उसमें क्वेश्चन बैंक के हम सारे सम गिन डालेंगे जितने हो सकेंगे। हमारे चैप्टर 2 के अंदर अराउंड कितने क्वेश्चन है? ओहो क्वेश्चन 15-7, और इसके अंदर हमने लेटेस्ट आरटीपी तक का जो पोर्शन है वो भी हमने कवर कर लिया है। ओके, सारे क्वेश्चन एकदम इजी है। हमेशा एक बात मानना, कोई कुछ भी गिनने बैठो ना, एक बात हमेशा मन में ठान लेना कि तुमने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं। अगर एक बार तुमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं तो तुम्हें है ना सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि जो भी सम मैं गिनूंगा वो इजीली हो जाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसे सम होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, ओके। अब चैप्टर 2 की हम यहाँ है ना एक समरी बना लेते हैं। रीजनिंग एक ही है कि वहां पे ना बहुत हमने मैश करके रखा है। ओके, समरी। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज के टोटल 4 फॉर्मूलाज है। नंबर 1, चेंज इन परसेंटेज ऑफ EBIT डिवाइड बाय चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके, ये हमें दिखाता है ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स से EBIT तक का रिलेशनशिप। ओके, उसका दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ओके, राइट। देन इसका थर्ड फॉर्मूला है कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फिनेंशियल लिवरेज, और इसका फोर्थ फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स प्रपोर्शन। हमने आगे तक जो भी माथाकूट की ये उन सब की समरी है। मतलब अगर आप आगे का है ना नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, डायरेक्ट ये 4 फॉर्मूला देखोगे तो भी आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, हर फॉर्मूला यूज कब करने का, यूजिंग टाइम, यूजिंग। ओके, तो ये स्पेसिफिक यूज नहीं है, लेकिन जब आपको सब में ऐसा कुछ दिखे ना तब आपको याद रखने का यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। परसेंटेज चेंज का केस कब आएगा? जब 2 इयर्स का फिनेंशियल डेटा दिया होगा। 2 इयर्स, 2 साल का अगर डेटा दिया होगा तो ही आप परसेंटेज चेंज का यूज कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स का यूज कब करोगे? जब सिंगल 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 डेटा दिया होगा, सिंगल ईयर का डेटा दिया है तो, सिंगल ईयर का आपके पास डेटा है तो। ओके, कंबाइंड लिवरेज का ये क्या बोलते हैं, ये एक कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है, तो ये हम कंबाइंड लिवरेज में देखेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय MOS इन सेल्स इन प्रोपोर्शन, ये कब यूज होगा? तो क्वेश्चन इसके बारे में स्पेसिफिक बोलेगा तभी। जब तक क्वेश्चन इसके बारे में बात नहीं कर रहा है तब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, अब ये OL की बात हो गई। अब सेकंड हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, फिनेंशियल लिवरेज की। मैं यहाँ है ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अपने बुक के अंदर फुल फॉर्म में लिखना। नंबर 1 फिनेंशियल लिवरेज, तो नंबर 1 फॉर्मूला था हमारा परसेंटेज चेंज इन या चेंज इन परसेंटेज। मैं बोलता हूँ अपने को है ना इसको ऐसे ही रखना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EPS। मुझे EPS का अगर परसेंटेज चेंज करना है तो उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा EBIT।
राइट। देन तो पहला फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला हमारा है, हमने डेरिवेशन से समझा था, इसका डेरिवेशन करके हमने निकाला था फॉर्मूला, वो था EBIT डिवाइड बाय EBT माइनस PD डिवाइड बाय 1 माइनस T। डन। और तीसरा फॉर्मूला हमने समझा था, वो था कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय फिनेंशियल अरे OL ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके। पहला फॉर्मूला हम कैसे कहाँ यूज करेंगे, तो सेम सिनारियो रहेगा जब 2 इयर्स का डेटा हो और सिंगल ईयर का डेटा हो। डन। सेम। इसके अंदर एमओएस का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने कंबाइन लीवरेज का पोर्शन जल्दी इसलिए चला दिया क्योंकि वो है ना, सिर्फ दोनों चीजों को कंबाइन करने की बात कर रहा था और कुछ नहीं था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है हमारा कंबाइन लीवरेज। अब कंबाइन लीवरेज हम कब गिनेंगे, तो कंबाइन लीवरेज सबसे पहला, कंबाइन है मतलब दोनों का कंबाइन होगा। किसका कंबाइन होगा, OL इंटू FL। ओके, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होगा, ये रिलेशनशिप बताता है हमें सेल्स से लेके EBS तक का, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अरे परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। राइट राइट। और थर्ड फॉर्मूला हमारा बनेगा, वो बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT माइनस PD 1 माइनस T। डन। राइट। और इसमें से भी इसका यूज जब 2 इयर्स का डेटा दिया हो तब होगा, और नीचे वाले का यूज जब सिंगल ईयर का डेटा दिया होगा तब होगा। ओके। तो ये हमारा टोटल टोटल पूरे लीवरेज का समरी है। ये आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट, बस इतने ही कॉन्सेप्ट है हमारे। और अब थोड़ा आपको अपना जनरल नॉलेज लगाओगे, जनरल नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट, तो आपके सारे के सारे सम, ये 57 के 57 सम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक सम है ना पहले ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके। तो हम सबसे पहले है ना, हमारा जो सम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये चैप्टर 2, इसमें इलिस्ट्रेशन और सारे जो भी क्वेश्चन है आपको गिनने हैं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। प्रैक्टिकल बुक का अभी, अरे कॉन्सेप्ट बुक का अब हमें कोई काम नहीं आने वाला है, ये भी हम क्लोज कर देते हैं। ओके। और अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले गिनेंगे क्वेश्चन 1। ओके। 1 मिनट। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर है अंशु लिमिटेड का 31/3/2019 का। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। 10% के डिबेंचर है जो 5 लाख रुपए के हैं, और एक डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपीज। इन द ईयर एंडेड विद द मार्च 2019 सेल्स ऑफ डिक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 50,000 यूनिट। ओके। तो जो सेल 60,000 पे था वो डिक्रीज होके 15,000 पर चला गया है। ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर द सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 12 पर यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस था, और 8 पर यूनिट हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, एंड फिक्स एक्सपेंस था हमारा 1 लाख रुपए। ओके। द इनकम टैक्स रेट ऑफ 30%, इनकम टैक्स रेट हमारा है 30%। देखो, सेलिंग प्राइस 12 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज, और 1 लाख का हमारा फिक्स कॉस्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है EPS, डिक्रीज इन है EPS। सेकेंड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज 60,000 यूनिट 50,000 यूनिट, और दूसरा हमें ढूंढना है डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज 60,000 एंड 50,000, मतलब कि OL और FL ढूंढना है, और चेंज इन EPS ढूंढना है। अब इतना ढूंढने के लिए हमें EPS तक जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। इन स्टेटमेंट शोविंग EPS। ओके। 60,000 यूनिट, ऐसा करते हैं, यूनिट्स 16,000,
60,000 टू 15, हाँ तो यूनिट 16,000 टू 15,000, मतलब हमारा पहले 16,000 था, बाद में 15,000 हुआ है। और ये कब का डेटा है हमारे पास? ओके डन। यहाँ पे रुपीस, रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ओके, सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट में आएगा सेल्स। सेल्स एट द रेट कितने रुपए का है सेल्स हमारा? 12 पर यूनिट, एट द रेट 12 पर यूनिट। ओके, तो 12×6 = 7,20,000, और ये हो गए हमारे 12×5 = 6 लाख रुपए। डन। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 8 रुपीज पर यूनिट, एट द रेट 8 रुपीज पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट 6 × 8 4,80,000, और 5 × 8 4 लाख। डन। अब यहाँ पे हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, हमारा आ जाएगा 720 - 480, 6 × 4 2,40,000, और यहाँ पे होगा 4 × 5 2 लाख रुपीज। ओके, अब कंट्रीब्यूशन में से हमें सबसे पहले माइनस करना होगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपीज पर एनम। तो 1 लाख रुपीज, तो ये हमारा हो जाएगा 1,40,000 2 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा EBIT। इसमें से हम माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है? तो 5 लाख रुपए ऑर्डिनरी शेयर है, और 10% का 5 लाख रुपए का हमने डिबेंचर लेके रखे। तो 5 लाख एट द रेट 10% पर एनम। ओके, तो 5 लाख का 10% 15,000, 15,000। ओके, यहाँ हो जाएगा 140 में से 50 जाएगा, 40 गया और 10 गया, 90,000, और यहाँ हो जाएगा 1,50,000। ये हमें मिल गया हमारा EBT। ओके, इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स का पोर्शन है एट द रेट 30%। 19,000 इंटू 13% मतलब होगा 9×3 = 27, 27,000, और ये हो जाएगा हमारा 15×3 = 45, 45,000। ओके, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 52,000 नहीं 53,000, 3,557 63,000, 63,000। ओके, मैं कैलकुलेटर का यूज राइट नाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ा है। 5 एंड 15 - 4 मतलब 9, अरे 9 का 11, 1,15,000। तो है ना, आंसर देखते रहना। ये हमारा होगा 10,05,000, 1,05,000, 1,05,000। ओके, टैक्स माइनस हो गया, PD है नहीं इस केस में, तो हमारा यही होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने? 5 लाख, और उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो 5 लाख डिवाइड बाय 100, तो हमारा हो जाएगा 50,000। अरे 5,000, वो थोड़ा है ना मेरे जीरो में है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो ये हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो अब मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं लेके आता हूँ। ओके डन, कैलकुलेटर ले आया मैं। 63,000 डिवाइड बाय 5,000, तो ये हमारा हो जाएगा पहला EPS 12.6, और दूसरा EPS हमारा हो जाएगा 1,05,000 डिवाइड बाई 5,000 20
1। तो यहाँ तक का तो हमें ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस में हमने देखा ही था कि कैसे हम ढूंढते हैं। ओके, अब इसके आगे हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन ईपीएस, कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है हमारा ईपीएस, वो हमें ढूंढना है। अब वो हम कैसे ढूंढेंगे? तो डिक्रीज इन ईपीएस ढूंढना हो, मतलब कि मुझे यहाँ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन ईपीएस पूछे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ ईपीएस, राइट? ये करूंगा तो मुझे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मिल जाएंगे, ये हमने बहुत पहले ही सीख लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ ढूंढेंगे चेंज इन ईपीएस। तो हमारा ईपीएस चेंज कितना हुआ? 21 से 12.6 से 21 हो गया, राइट? एक मिनट, कुछ तो भी मैंने कहीं गलती कर दी है ना? मुझे है ना, एक मिनट दो। राइट, मैं भी सोचूं यार, 12.66 प्रोडक्शन डाउन गया, बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी रही, तो हमारा ईपीएस 21 कैसे आ रहा है? हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा क्यों आ रहा है जब 10,000 यूनिट का यार हुआ? तो इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लाख। ओके, ये कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते हैं तो ये भी प्रॉब्लम होती है, और मेरे को सर्दी भी हो गई है। इंटरेस्ट है हमारा 15,000, तो हमारा ईबीटी आ जाएगा 15,000। टैक्स होगा हमारा 30% के हिसाब से 15,000। हाँ हाँ ना, 5 3 15 हज़ार। ओके, 35,000 हमारा, 35,000 होगा हमारा ईएटी या बोलो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय 5,000, तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 ईपीएस। डन। 7 हमारा हो जाएगा ईपीएस। सर्दी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। ओके, बट ठीक है, अपने इसको कंटिन्यू करते। चेंज इन ईपीएस, तो हमारा ईपीएस डिक्रीज कितना हुआ? तो 12.6 माइनस 7, तो हमारा ईपीएस डिक्रीज हुआ है 12.6 माइनस 7, वो हुआ है 5.6, राइट? और मुझे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ढूंढने हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरा चेंज इन ईपीएस है 5.6, उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो हमारा ओल्ड ईपीएस है। ओल्ड ईपीएस हमारा कितना है? 12.6 इंटू 100। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 12.6 इंटू 100, 44.44 4%। ओके, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, या फिर कितना डिक्रीज हुआ वो जो लिखना हो। एक्चुअली है ना, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन ईपीएस लिखा है, तो यहाँ पे हमें वही वर्ड यूज करना पड़ेगा जो वहां पे लिखा है, डिक्रीज इन ईपीएस, परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस। ओके, जो वर्ड आपके मॉड्यूल में आपके क्वेश्चन में यूज किया हो, आपको वही करना होगा। ओके, तो हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट था वो हमें मिल गया 44.444%। डन, पहला रिक्वायरमेंट हमारा डन हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट है ओएल और एफएल गिनना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देते स्टेटमेंट शोविंग ईपीएस एंड ओएल एंड एफएल। डन। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, राइट? अब यहाँ पहले वाले केस में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? तो हमारा कंट्रीब्यूशन है 240 140 ईबीआईटी, तो यहाँ हम लिखेंगे 2,40,000 डिवाइड बाय 1,40,000, तो हमारा ईबीआईटी हमें मिल जाएगा 240 डिवाइड बाय 140, 1.714, 1.714
4 और दूसरे केस में हमारा कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, ईबीआईटी 1 लाख है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 2। डन। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होगे। फिनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी। ओके। और देखो प्रेफरेंस डिविडेंड का पोर्शन नहीं है, अगर आप इतना पोर्शन है ना ड्रॉप भी कर दोगे ना, एक सेकेंड। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, हाँ ये रहा टैप। अगर आप इतना पोर्शन नहीं भी लिखोगे ना तो अभी चलेगा। हाँ, आप अगर इतना पोर्शन नहीं लिखोगे ना तो अभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस हम है ना पूरा का पूरा हम क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा लिखेंगे, क्योंकि है ना ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड की बात ही नहीं की। आपने पुराने भी क्वेश्चन मैंने गिनाए होंगे, बहुत 5 में से एक क्वेश्चन में है ना पीडी की बात, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात की होती है। तो जब एग्जाम के टाइम पे है ना पीडी का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो सीन ये होता है कि इतना पोर्शन हम लिखे बिना सिर्फ ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी करके आ जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अगर आपको याद रहता है और पीडी आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, हमारा ईबीआईटी है यहाँ पे 1,40,000, 1,40,000 और हमारा ईबीटी है 90,000। पीडी है नहीं तो पीडी माइनस करने का सीन ही नहीं आएगा। 1,40,000 डिवाइड बाय 90,000, 1.555 मतलब 556%, 1.556। डन। और ऐसे ही हम दूसरे केस का फिनेंशियल लेवरेज निकालेंगे। सर्दी खतरनाक हो गई है। तो ईबीआईटी है हमारा 1 लाख डिवाइड बाय हमारा ईबीटी है 15,000। हमारे ईबीटी का पोर्शन है वो है 15,000, पीडी है नहीं, तो 1 लाख डिवाइड बाय 15,000 इज इक्वल टू 2। डन। और इसी के साथ हमारा यहाँ का ओएल और एफएल का जो ओएल और एफएल जो हमें गिनना था वो हमने गिन लिया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं मांगा है। ओके, डन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन टू थोड़ा लंबा है, 25-30 मिनट्स हमारा ले लेगा, बट उसी से ही चालू करते हैं क्योंकि ये सारे अभी जो हम क्वेश्चन गिन रहे हैं वो थोड़े इजी है। अब आपने ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस किया हो तो आपको याद होगा एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 5 ईबीआईटी थे, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 5 ईबीआईटी थे और एंड 3 प्लान थे। और लास्ट टू लास्ट मतलब कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था ईपीएस एमपीएस का उसके अंदर हमने वो कैलकुलेट किया था पूरा का पूरा। ओके, एक 5 मिनट दे दो, पेंसिल 10% ही चार्ज कर रही है, 10% ही चार्जिंग रह गया है। सम खत्म होने से पहले उसका बैटरी उतर जाएगा, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर 5 मिनट के लिए। ओके, अब हमारा क्वेश्चन टू स्टार्ट करते हैं। हमने है ना ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें 3 प्लान थे एंड 5 ईबीआईटी थे। अब आपको पता चलेगा मैंने वहाँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्यों नहीं गिनाया, क्योंकि लिवरेज के अंदर है ना उस टाइप के हर कॉन्सेप्ट का सम आएगा, ठीक है। तो 3 प्लान और 5 ईबीआईटी थे और हमने टोटल 15 इनकम स्टेटमेंट बनाए थे। अब यहाँ क्या करना है, एक मिनट, एक मिनट। भाई ये सम यहाँ पे क्यों आ गया? ये क्वेश्चन जो 2 वाला जो सम है ना वो चैप्टर 1 का है। अब यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। डन। मेरे को लगता है मैं May 29 का जब कॉपी पेस्ट कर रहा था ना एमटीपी, तो ऊपर नीचे सम होंगे हो गए, एक साथ कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया होगा। ओके, कोई बात नहीं। मुझे है ना एक बार कंफर्म कर लेने दो कि May 99 में यही सेम सम था ना।
ओके, 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 डन। कोई नहीं, ये पूरा का पूरा जो सम है वो चैप्टर 1 का सम है। यहाँ से आप रिमूव कर देना। मेरी बुक में अभी यहीं यहीं पे आ चुका है, तो अभी मैं है ना बुक चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे है ना पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर्स इसके चेंज करने पड़ेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग गिन लोगे इस चैप्टर को। आई थिंक सो, अगर मैं देखूँ ना, ओके, उस बुक में नहीं है, इस बुक में है। तो वहाँ पे मैं एमटीबी में 19 का कोई सम नहीं है, तो आप है ना इसको चैप्टर 1 में गिन लेना, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि मेरा जो आंसर का शीट मैं बना रहा हूँ ना, उसको भी मैंने है ना ऐसे ही रखा है, तो फिर राइट नाउ तो ये चेंज नहीं हुआ, नेक्स्ट बैच के लिए हम चेंज कर देंगे। क्वेश्चन 3 गिनते हैं। फॉलोइंग द डिटेल ऑफ एक्स लिमिटेड, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। रहने देते हैं, अभी बाद में करते हैं, रीजन है इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें दी है, और उसके ऊपर से पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो अभी हमें ना सिर्फ इजी इजी वाले सम देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 हम अब गिनेंगे। क्वेश्चन 2 आपका चैप्टर 1 के अंदर है। क्वेश्चन 4, ओके। क्वेश्चन 4 क्या है? कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दे के रखी है पूरी की पूरी, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज इन करोड़ में है, तो अपना भी पूरा सम रुपीज इन करोड़ में ही रहेगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी देके रखी है बैलेंस शीट, ओके। क्या दिया है बैलेंस शीट में? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 15% के डिबेंचर दिए हैं। अब इससे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके। जनरल इन्फॉर्मेशन हमें जो ऐसे देता था ना, जब बैलेंस शीट देना, तो ये याद रखना कि 15% ऑफ डिबेंचर दिए, तो इसके ऊपर हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर है ना इंटरेस्ट का पोर्शन आएगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटी दिए, फिक्स असेट दिए और करंट असेट्स दिए। मतलब कि मेजर मेजर हमारे यहाँ अभी है ना दो ही चीज की काम की है। ईपीएस गिनने के लिए ये चाहिए, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला पोर्शन चाहिए, ओके। फिक्स कॉस्ट पर एनम 18 करोड़ है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 18 करोड़ है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो 65%, मतलब कि सेल का 65% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है, और इनकम टैक्स रेट 14% है। आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस, ओएल, एफएल और कंबाइन लिवरेज, ओके। कोई बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। सबसे पहले हमें है ना ये सम स्टार्ट करने के लिए सेल्स चाहिए। सेल्स चाहिए, जिसे है ना टर्नओवर भी बोला जाता है। सेल्स, जिसको हम टर्नओवर भी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे सेल्स ढूंढने के लिए एक रेशियो दिया है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो 2.5। अब ये रेशियो है कौन सा हमारा? तो ये रेशियो है, तो जो ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, उसे है ना रेशियो एनालिसिस के अंदर इसका जो फॉर्मूला है वो है टर्नओवर डिवाइड बाय असेट्स, ओके। तो हम है ना इन डेप्थ में समझेंगे, लेकिन आज के लेक्चर के लिए समझ लो कि जो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है, उसका वो बना कैसे? टर्नओवर डिवाइड बाय असेट करते हैं ना, तो उसे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्नओवर डिवाइड बाय असेट्स इनटू 2.5 इज इक्वल टू 2.5। तो टर्नओवर इज इक्वल टू 2.5 इंटू असेट्स, डन। अब टर्नओवर ढूंढने के लिए हमें असेट चाहिए। असेट कौन सा? टोटल असेट। तो आप देखोगे ना बैलेंस शीट किसके लिए दी है, तो बैलेंस शीट एक ईपीएस के लिए दी है, एक इंटरेस्ट के लिए दी है, और दूसरे एक काम के लिए दी है। उसमें है ना हमें टोटल असेट दी है 400 की, ओके। तो टोटल असेट हमारी कितने की है? 400 की। 2.5 इंटू 400, टर्नओवर इज इक्वल टू 400 इंटू 2.5, 1000, ओके। ये देखो रेशियो का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया। मैंने पहले रेशियो एनालिसिस चैप्टर क्यों चालू नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे है ना 30-40 से ज़्यादा फॉर्मूलाज है, और जब आप वैसा कोई चैप्टर देखोगे ना, पहला चैप्टर, तो आपका है ना दिमाग है ना घबरा जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने है ना ये छोटे छोटे रेशियो ऐसे करते जाएंगे, जब हम टोटल रेशियो एनालिसिस सबसे लास्ट में करेंगे, और जब हम वो चैप्टर करेंगे ना, तब ऑल ओवर सारे रेशियो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कवर हो चुके होंगे, और हम तब समझेंगे डिटेल में कि ये रेशियो बना कैसे है, ओके। हम तब समझेंगे। तब तक के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि टोटल असेट टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर डिवाइड बाय असेट, ओके। 1000, डन।
तो हमें टर्नओवर मतलब कि सेल हमें 1000 मिल गया। अब हम हमारा इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट शोविंग ईपीएस, ओएल, एफएल एंड कंबाइंड लिवरेज, ये चारों चीजें ढूंढनी है, हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही ढूंढ देंगे, अलग अलग कोई गिनती नहीं करेंगे हम। रुपीस, पर्टिकुलर्स, इनकम स्टेटमेंट फटाफट बना देते हैं। सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तो हमें हमें माइनस करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिलेगा ईपीएस। तो हमारी फर्स्ट जो चीज थी वो हमें यहाँ मिल गई। ओके, यहाँ तक का अब हम सम करेंगे। तो हमारा सेल है 1000। ओके, यहाँ पे ऊपर लिख देना रुपीज इन करोड़। देन हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट है 65% ऑफ टोटल सेल्स। यहाँ क्या है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 65%, तो एट द रेट 65%, तो ये हमारा हो जाएगा 650 और ये हो जाएगा हमारा 350। हमारा फिक्स कॉस्ट पर एनम है रुपीज 18 करोड़, तो 350 माइनस 80 मतलब ये हो जाएगा 300 माइनस 30 270। डन, राइट है, मैं देख लेता हूँ एक बार। डन, राइट है। बाद में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है 200 इंटू 15%, तो हमें जो है बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर दिया है 200 करोड़ इंटू 15%, तो हमारा इंटरेस्ट होगा 200 इंटू 15% 30, तो ये हो जाएगा हमारा 2550 नहीं 240, 4 and 3 7 240। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं विदाउट कैलकुलेटर गिनूँ। ठीक है, आप ये गलती अपने एग्जाम में भूल से भी मत करना, नहीं तो है ना पूरा ब्लंडर हो जाएगा क्वेश्चन। मेरा हुआ 240 250 हो गया, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे को है ना अभी कैलकुलेटर चलाने में कंटाला आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर एग्जाम में ऐसा रिस्क लिया तो उसके जवाबदार आप ही होगे, आईसीए भी नहीं होगी और मैं भी नहीं होऊंगा कि मैंने सर को देख के है ना कर डाला। ठीक है, तो भूल से भी ऐसा मत करना। यू कैन यूज कैलकुलेटर इन एवरी सिचुएशन। ओके, टैक्स, तो हमारा टैक्स है 14%, टैक्स रेट है हमारा 14%, तो टैक्स है एट द रेट 40%। 240 इंटू 14%, ये हमारा हो जाएगा 96 माइनस 96 माइनस इज इक्वल टू 144। डन, तो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आ गया 144। हमारे 10 करोड़ के शेयर है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 10, क्योंकि रुपीज इन करोड़ है, हम अमाउंट इन भी करोड़ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हम 10 करोड़ लिखेंगे ना तो हमारा अर्निंग ईपीएस है 0.00000 समथिंग कुछ। ओके, तो हमारा ईपीएस कितना आएगा यहाँ पे 144 डिवाइड बाई 10 14.4। तो पहले रिक्वायरमेंट हमारी मेट हो चुकी है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी थी ओएल ढूंढने की, ऑपरेटिंग लिवरेज, और उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा इस किस में कितना है 350 270, 350 270, 350 डिवाइड बाय 270 1.296, 1.296। ओके, थर्ड हमारे हमें ढूंढना था एफएल, फिनेंशियल लीवरेज। फिनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी। ओके, ईबीआईटी हमारा है 270, ईबीटी हमारा है 240, पीडी हमारे केस में दिया नहीं है। 270 डिवाइड बाय 240 1.125। ओके, फोर्थ हमें ढूंढना है कंबाइन लिवरेज, तो कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल। ओएल हमें मिला है 1.296 और एफएल मिला है हमें 1.125, तो 1.125 इंटू 1.296, तो वो हमें मिलेगा 1.458, 1.458। डन, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे अभी आप है ना वो फॉर्मूला लिख के कर सकते थे, कंबाइन लिवरेज की जगह क्या लिख के आप कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है आपका 350 डिवाइड बाय 240, 350 डिवाइड बाय 240 आप करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 1.458, सेम ही आंसर मिला 1.45833333।
तो मेरा मानना है अगर इजी कैलकुलेशन हो रहा है तो इजी कैलकुलेशन ही करो, हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होशियारी कहीं नहीं दिखानी है। होशियारी कब दिखानी है? जब आप आर्टिकलशिप करो वहाँ पे अपनी होशियारी दिखाओ और है ना, सबसे अच्छा काम करके दिखाओ। बट आईसीआई के साथ होशियारी दिखाई तो तुम्हारे लग जाएँगे। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है, डन। क्वेश्चन 4 हमारा हो गया है, डन। क्वेश्चन 3 5 अब हम क्वेश्चन 5 हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा आई थिंक सो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा और ये है ना 10 मार्क्स में आया था पास्ट ईयर क्वेश्चन में, May 19 में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 5। देखो हमारे लेक्चर है ना 1 आवर 20 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स के क्यों होते हैं पता है? मैं है ना एक-एक जगह आपको है ना स्टॉप करके लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं एक-एक जगह स्टॉप करके आपको पूरा का पूरा लिखवाऊँगा ना, तो ऑब्वियसली हमारे क्लासेस हो जाएँगे 2 आवर्स के। बट मेरे मेरे को ऐसा करना नहीं, ना मेरे पास ऐसा करने का टाइम है और ना ही आपके पास टाइम है कि आप है ना यूट्यूब पे बैठे रहो 2 घंटे तक, क्योंकि आप लिखने वाले हो नहीं, मुझे पता है। तो मेक श्योर करना कि मैं जो नोट्स है ना अपलोड कर रहा हूँ ना, वो आप अपने बुक के अंदर, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर लिख लो। एटलीस्ट मैं ऐसा करूंगा, हर हर कॉन्सेप्ट के बाद है ना उसकी समरी बना दूंगा, जिससे हमने लिवरेज में बनाई सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। तो एटलीस्ट अब क्या करना, वो समरी लिख लेना। तो एक 15 से 20 पेज की समरी होगी जो आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको काम में आएगी, ठीक है। ओके, डन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को मैं बताऊं, हमारे है ना ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स है ना पढ़े बिना आंसर स्टार्ट कर देते थे। ये सब पढ़ने का ही नहीं, ये सब हम पढ़ते ही नहीं थे। रिक्वायरमेंट पड़ी, ये है, ये है, ये है। हमें पता चला टर्नओवर डिवाइड बाय एसेट करना है, इनटू इज इक्वल टू 2.5। टर्नओवर डिवाइड बाय एसेट है 400 इज इक्वल टू 2.5 टर्नओवर 400। मतलब कि हम है ना रेशियो जैसे कोई कॉन्सेप्ट होते थे तो हम है ना यही करते थे कि पहले जो रेशियो है ना उसका सॉल्यूशन ले लो, बाद में हमें ना शांति से रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ये सब मैं हटा देता हूँ अब, किसी काम का नहीं है, डन। तो थोड़ा है ना एक्सपर्ट्स बनना है इसमें। मैं बोलता हूँ होशियारी मत मानना, होशियारी मत मानना, बट है ना क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी एक्सपर्टीज है ना अपनी डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ शिव लिमिटेड कंसिस्टेंस ऑफ अ इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 लाख, जिसका शेयर प्राइस है पर शेयर का ₹100 एंड 20 लाख का 10% का डिबेंचर है। सेल हमारा इंक्रीज होगा 20% से फ्रॉम 2 लाख यूनिट टू 2,40,000 यूनिट, ओके। सेलिंग प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, ओके। सेलिंग प्राइस है हमारा ₹10 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है ₹6। 4 लाख का आपका फिक्स एक्सपेंस है। द इनकम यू रेटेड अस्यूम इट्स 50%। 50% हमारा टैक्स रेट है, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ईपीएस, एफएल, ओएल और कमेंट करना है उनके बिहेवियर के ऊपर से। कमेंट ऑन द बिहेवियर, ओके। ओएल और एफएल का जो बिहेवियर है उसके ऊपर कमेंट करना है। अगर यहाँ तक आप देखोगे ना तो मैं आपको ये होमवर्क भी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक का जो सम है ना वो इसका कॉपी पेस्ट ही है, बस अमाउंट चेंज किया हुआ है। कि अमाउंट भी नहीं चेंज किया हुआ है? नहीं, अमाउंट चेंज किया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन 5 हम फटाफट गिनते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट शोविंग। अब देखो ये मैं है ना पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब लिखते रहना कि स्टेटमेंट शोविंग ऑफ ईपीएस, ओएल एंड एफएल, ओके। रुपीस, रुपीस। सेल्स है हमारे पास इसमें, यस है। सबसे पहले हम लिख देते हैं यूनिट्स, ओके। यूनिट्स है हमारे 2 लाख 2,40,000, 2,40,000, ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया है, वो है हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 और वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, ओके। तो ये 10 और ये 6, तो हमें कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4, 10 माइनस 6, 4, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कंट्रीब्यूशन इन टोटल में ढूंढ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख इंटू 4, 8 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 टू 8, 9,16,000, डन। इसमें से हम सबसे पहले माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो हमारा फिक्स कॉस्ट का पोर्शन कितना है?
4 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और हमारा ईबीआईटी आएगा इसमें, 8 में से 4 जाएगा तो 4 लाख, और यहाँ 4 लाख 60,000 या 5 लाख 60, 5 और 4, 5 लाख 16,000 डन। ये हमारा हो गया 5 लाख 16,000। 1 सेकेंड, 960 -4, हाँ 5 लाख 16,000, बट ओके। 1 मिनट है, मैं पानी पी लूँ। ओके, 5 लाख 16,000 माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा? इंटरेस्ट का पोर्शन है हमारा ये रहा, 20 लाख रुपीज, 10% डिबेंचर, तो 20 लाख इंटू 10%, ओके। मैं शॉर्ट फॉर्म में गिन रहा हूँ, आप लोगों को पूरा का पूरा सम गिनना पड़ेगा। माइनस 2 लाख 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो हमें मिलेगा ईबीटी 2 लाख 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मिलेगा 3,16,000 ईबीटी, ओके। माइनस हम करेंगे टैक्स, टैक्स से एट द रेट, टैक्स से हमारा टैक्स का पोर्शन है एट द रेट 15%, ओके। एट द रेट 15%, ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 1 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 1 18 2 36, 1,80,000, ओके। तो ये हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख 1 2 3 4 5, और ये हमें मिलेगा 1,80,000। देन ये हमारा यही बनेगा हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डन, राइट, यहाँ तक समझ में आया? डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 20 लाख, 20 लाख का टोटल शेयर है, और पर शेयर का वैल्यू है 100। तो यहाँ आप अपने लिख सकते 20 लाख डिवाइड बाय 100। तो 20 लाख डिवाइड बाय हम 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 इक्विटी, 20,000 इक्विटी, राइट, ओके। तो अब आपको मिलेगा ईपीएस, जो हमारी सबसे पहली कंडीशन थी, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 1 लाख, एंड 20 इंटू 9 1,80,000, ओके। तो हमें हमारी पहली चीज मिल गई। अब दूसरी चीज थी, हमें ढूंढना था ओएल, ओएल ही ढूंढना था ना, हाँ, एफएल और ओएल, ओके। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे ओएल। ओएल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 मिनट, हो 1 मिनट, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट चीज नहीं है जो हमें ढूंढनी थी, हमें ईपीएस कितना इंक्रीज हुआ है वो ढूंढना है। तो इंक्रीज इन ईपीएस, तो इंक्रीज इन ईपीएस कैसे मिलेगा? 9 माइनस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 4। इतना ईपीएस का हमारा बढ़ोतरी हुआ है, मतलब इतना हमारा ईपीएस इंक्रीज हुआ है। और दूसरा हमारा पहला कंडीशन हमें जो ढूंढना है ना, वो ढूंढना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। और उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा चेंज इन ईपीएस है उसको हम डिवाइड करेंगे ओल्ड ईपीएस से। परसेंटेज निकालने के लिए हम जितना चेंज हुआ है उसको हम करेंगे ओल्ड वैल्यू से डिवाइड बाय, तो 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 80%। तो जो हमारा इंक्रीज हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस हमारा 80% से हमारा जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो चुका है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन खत्म हुआ। सेकंड हमें ढूंढना था एफ एल ओ एल, ओ एल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। डन। अब पहले केस में हमारा कंट्रीब्यूशन है 8 लाख डिवाइड बाई 4 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। डन। और यहाँ पे है हमारा 960 डिवाइड बाई 560, तो 9.6 लाख डिवाइड बाई 5.6 लाख, 1.71, नहीं, हाँ, 9.6 डिवाइड बाई 5.6, 1.714, 1.714। डन।
बाद में हमें थर्ड चीज ढूंढनी थी, वो थी हमारी एफएल। एफएल है हमारा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ओके, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं आपको पीडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारा ईबीआईटी है 4 लाख रुपीज इस केस में। इस केस में हमारा 5.6 लाख रुपीज, और यहाँ पे हमारा ईबीटी बनेगा 2 लाख रुपए, और यहाँ पे 3,60,000। 2 लाख 3.6 लाख, 4 डिवाइड बाई 2 2, 5.6 डिवाइड बाई 3.6, 1.555। तो हम उसको लिख सकते हैं 1.556। ओके डन। यहाँ तक हमने ना कुछ नहीं किया है, जो हमने क्वेश्चन 1 के अंदर किया था ना वही किया है, इसलिए हमने ना फटाफट 5 to 7 मिनट्स के अंदर पूरा सम गिन दिया है। आप समझ रहे हो, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा था और मैंने 7 to 8 मिनट के अंदर है ना मैंने फर्स्ट पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये फर्स्ट पोर्शन है कितने मार्क्स का, अराउंड अराउंड 7 to 8 मार्क्स का। और ये सेकंड पोर्शन आपका होगा 1 to 2 मार्क्स का ही। ओके, या 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा है कमेंट ऑन बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज इन रिलेशन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2 लाख टू 40,000। अब यहाँ पे देखो टू बी स्पेसिफिक क्या बोल रहे, 2 लाख से 2,40,000 हुआ, तो आपको कमेंट करना है लिवरेज के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या कमेंट करूंगा, तो कमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज और सेल इंक्रीज लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे सेल इंक्रीज है तो अपने लिख देते सेल इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख यूनिट टू 2 लाख और 40,000 यूनिट। ओके, तो ये पहली चीज हमें पता है कि ये हमारा सेल इंक्रीज हुआ था 2 लाख यूनिट से 2,40,000 यूनिट। देयरफॉर भी नहीं, हाँ देयरफॉर बोथ OL ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज रिड्यूस बाय, अब फर्स्ट केस के अंदर हमारा जो OL था वो 2 था, 2 लाख में, वो रिड्यूस होके हो गया 1.714। तो क्या लिखे, रिड्यूस बाय 2 to 1.714। एंड फिनेंशियल लिवरेज 2 से हमारा हो गया 1.2 to 1.556। ओके, ओके इतना भी लिखोगे तो है ना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इसके अलावा आप एक और वर्ड डाल सकते हो कि इंक्रीज इन रिडक्शन इन OL एंड FL। रिडक्शन हुआ OL एंड इफ FL, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज कम होगा तो क्या होगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ बिजनेस रिस्क एंड फिनेंशियल रिस्क। ओके, रिडक्शन इन OL एंड FL, therefore yeah, due to reduce the risk of BR and financial risk। डन, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कमेंट आपका 2 मार्क्स के अराउंड अराउंड का होगा। ठीक है, अब ओके, ऑलमोस्ट मेरा टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो ये लेक्चर अब हम यहीं तक रखते हैं। हमने 3 क्वेश्चन गिने, समरी गिनी। मैं समरी आपको फिर से बता देता हूँ। एफएम चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट बुक। आज हमने क्या पढ़ा, 3 क्वेश्चन करे और 3 क्वेश्चन की हमारी समरी क्या थी। तो हमने OL, FL और ये CL की समरी देखी है। OL क्या था, OL के फॉर्मूला थे परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EPS। बट हमने सब में देखा अगर इंक्रीज और डिक्रीज बोला है, जैसे कि हमारे 2 केस में, एक केस में बोला था इंक्रीज इन EPS ढूंढो और दूसरे केस में बोला था जो डिक्रीज इन EPS ढूंढो। तो ये चेंज की जगह हम लिखेंगे इंक्रीज इन EPS या तो फिर डिक्रीज इन EPS। ओके डन। दूसरा फॉर्मूला था OL का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। थर्ड फॉर्मूला था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय FL। फोर्थ फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाय MOS इन सेल प्रोपोर्शन। ओके,
ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला जब 2 इयर्स का डेटा कंपेयर करने को बोले तब होगा। 2 इयर्स का डेटा कंपेयर। चलो, अभी तक आपने है ना 2 से 3 देखे होंगे, बट एक भी बार हमने ये नहीं किया, तो यहाँ पे कंपेयर शब्द अपने लिख देते हैं। जब 2 इयर्स का डेटा कंपेयर करने की बात होगी ना, तब ये होगा। अब सिग्निफिकेंटली कौन से सम में इसका आता है वो मुझे पता नहीं है, बट आता है। एक आध सम तो है ही इसका, या तो नहीं होगा ना तो मॉड्यूल के अंदर इसका एक सम है, हम वहां से इसको गिन लेंगे। ठीक है। फिनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला क्या थे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सेकंड फॉर्मूला था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, पीडी 1 - टी। और एक चीज हमने समझी कि पीडी अगर 0 हो तो आप ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी भी लिखोगे तो अभी वैलिड है। ओके। थर्ड फॉर्मूला था हमारा एफएल का, कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके। थर्ड हमने कंबाइंड लिवरेज देखा था, तो कंबाइंड लिवरेज का सिंपल मीनिंग होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फिनेंशियल लिवरेज। ये ईपीएस से सेल तक का रिलेशनशिप बताता है, तो ये चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स के नाम से भी इसका फॉर्मूला जाना जाता है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 - टी। ओके। इसी के साथ हमने हर फॉर्मूला के पीछे का रीजन समझा है। अगर आपको रीजन नहीं समझ में आया लेकिन फॉर्मूला कैसा क्या है वो समझ में आ गया है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है रीजन समझने की। ओके। क्योंकि है ना पूरे चैप्टर के अंदर ये 4 और 3, 7 और 3, 10 फॉर्मूला, ये 10 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर हम गिन सकते हैं। ठीक है। डन। हमने 3 सम गिन लिए, क्वेश्चन 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बोलो क्वेश्चन 6। हाँ चलो, कल हम, ये क्या है भाई? कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, माय लिवरेज करंट सेल्स लेवल इफ। ये क्या है भाई? 1 मिनट देना ना। मैंने बोला लेक्चर एंड हो जाएगा, बट होमवर्क देने की इच्छा हो रही है। दे दो होमवर्क। नहीं देते, चलो रहने देते हैं। यहाँ पे इसमें से तो मुझे होमवर्क जैसा भी कुछ देने के लिए लग नहीं रहा है, बट एक सम में ढूंढ रहा हूँ स्पेशली आपको होमवर्क में देने के लिए। क्वेश्चन 10, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इनकम टैक्स, इक्विटी शेयर 12% ना, बॉन्ड शेयर, सेल है, फिक्स कॉस्ट है, तू फाइनेंशियल लिवरेज है नहीं कर देना ये वाला। हाँ। इक्विटी दिया है, 10% डिबेंचर दिया है। ओके। ड्यूरिंग द सेल 1 लाख यूनिट एज कम्पेयर 1। ओके। डन, ये आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 11। डन। चैट जीपीटी का तो यूज करते आएगा, ठीक है मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे अर्निंग यील्ड देना है, नहीं तो ये भी मैं एज अ आपको दे देता होमवर्क। एक सम बहुत है मुझे ऐसा लगता है। उफ। ये भी आप होमवर्क में ले लो, क्वेश्चन नंबर 24। वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मजा आती है इसको गिनने में। वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ वही है, ऑलमोस्ट तो वही लग रहा है ऊपर से। आह, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, वो होमवर्क में देना है। डन। वैसा दूसरा क्वेश्चन है नहीं, या मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा एक और क्वेश्चन होना तो चाहिए था जो हमने गिना, वैसा एक और क्वेश्चन तो होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। एक क्वेश्चन नंबर 6 है लेकिन थोड़ा अलग है, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा ना। क्वेश्चन नंबर 18 एक होमवर्क में ले लो, मतलब मैंने टोटल 3 होमवर्क दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, 24 और एक बीच में कहीं एक और होमवर्क दिया है, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये 3 आपका होमवर्क रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। एंड इस चैनल के हर एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरी चीज, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ओके, ये सीए इंटर फ्री रेगुलर बैच चल रहा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हो आप लोग, इसका पूरा का पूरा लाभ उठाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।